हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। माय नेम इज़ तबस्सुम। सो गाइस, आज की जो मेरी वीडियो है वो है 10th NIS वाले स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं पेंटिंग, जिसका कोड है 225, उसका चैप्टर नंबर 7 को। तो चैप्टर नंबर 7 जो है आपका वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाली हूँ। पूरे चैप्टर को डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट इस चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देखेंगे। और हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चों को साथ लेकर हम यहाँ पर चलने वाले हैं। सो गाइस, इससे पिछली वीडियोस में मैं आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ। पूरे के पूरे हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपके साथ कवर किए हैं। चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक की वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। काफ़ी दिनों से मेरे पास लगातार बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम पेंटिंग के जो कुछ लिमिटेड ही हमारे चैप्टर्स बचे हैं उनको भी कंप्लीट करा दीजिए। तो अप्रैल और अक्टूबर दोनों ही सेशन के बच्चे ये पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर इसको लाइक करें, शेयर करें। कहीं कोई डाउट है सो डू कमेंट द कमेंट सेक्शन। साथ ही साथ शुरू से अपने सिलेबस को लेकर के चले। चैप्टर नंबर 1 से सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट को ये नहीं पता है कि पेंटिंग का पेपर कैसा आएगा, तो मैंने आपको पेपर भी समझा रखा है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होंगे। तो पेपर रिगार्डिंग वीडियो का लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। साथ ही साथ आपके ऑल सब्जेक्ट्स के सॉल्व असाइनमेंट, सॉल्व प्रैक्टिकल, इन सभी के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो एक बार आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि NIS बोर्ड की तरफ से जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती हैं, वो मैं आप तक बिल्कुल टाइम से पहुंचा देती हूं। साथ ही साथ चैनल के अलग अलग प्लेलिस्ट पर जाकर ना केवल आप अपना पेंटिंग, साथ ही अपना हिंदी, इंग्लिश, डाटा एंट्री, पेंटिंग, होम साइंस, SST यानी सोशल साइंस, ये सभी सब्जेक्ट्स भी स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है PSC यानी पाई स्टडी सर्कल। तो इस ऐप पर आपकी सोशल साइंस की, हिंदी की पूरा का पूरा सिलेबस जो है हम लोग कंप्लीट करा रहे हैं। तो पेड कोर्स है, लेकिन बहुत ही कम चार्ज में आप घर बैठे अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लोगे। बहुत ना के बराबर चार्ज है। तो पाई स्टडी सर्कल जो ऐप है हमारा, उसको आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। चलिए अब शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो हम लोग का चैप्टर नंबर 7 है, इसका नाम है घनवाद, अति यथार्थवाद तथा अमूर्त कला। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों को हम लोग यहाँ पर इसलिए लेकर के चलते हैं क्योंकि काफ़ी बच्चे फिर परेशान रहते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का खासतौर से ये फ़ायदा है कि वो इसकी हिंदी भी साथ साथ देखेंगे, तो जो वर्ड उनको टफ लगते हैं वो उनको समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो PDF भी मैं आपको बताऊंगी। PDF आपको कहाँ पर मिलेगी, ये पूरी की पूरे चैप्टर की। तो चैप्टर का नाम है घनवाद, और घनवाद को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिज्म। ठीक है, अति यथार्थवाद को कहा जाता है स्यूररियलिज्म। और अमूर्त कला का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट नोट्स और टॉपिक्स हम इसके देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रस्तावना। ठीक है, इसके बाद जो इसके अंदर तीन पेंटिंग्स हैं, उन तीनों के बारे में हम हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही मीडियम में यहाँ पर जानने वाले हैं। ठीक है, तो 3 पेंटिंग है। साथ ही सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तो देखो, ये जो हमारा घनवाद, अति यथार्थवाद तथा अमूर्त कला है, यानी क्यूबिज्म, स्यूररियलिज्म एंड एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, इसको हम देखते हैं। प्रस्तावना है, अमूर्त कला की बुनियाद के साथ पश्चिमी कला की एक महत्वपूर्ण अवस्था का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, इसके बाद कला के अन्य आंदोलन प्रारंभ हुए यानी शुरू हुए, और कला को समझने में लगातार कई परिवर्तन देखे गए। हमें कला में अमूर्त कला का प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन इसे यथार्थवाद से जोड़ा नहीं जा सकता। हम लोगों को ऐसा लगता है कि कला के अंदर जो है अमूर्त कला का इफेक्ट दिख रहा है, लेकिन इसको ना यथार्थवाद का मतलब क्या होता है कि इससे जो है इसको हम यथार्थवाद से नहीं जोड़ सकते। कोई भी कला चित्र जो सादृश्यक मूलक है, उसे अमूर्त कला कहा जाता है। यद्यपि अमूर्त कला, घनवाद तथा अति यथार्थवाद का जन्म पश्चिम में हुआ, तथापि भारतीय कलाकारों पर इसका प्रभाव कई कला चित्रों में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें वैसिली कांडिस्की, सल्वाडोर डाली तथा पैब्लो पिकासो, ये 3 हमारे पेंटर्स हैं जिनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। वैसिली कांडिस्की, सल्वाडोर डाली और पैब्लो पिकासो। तो ये जो है, इन्होंने अपनी कलाकृतियों के माध्यम से अपने आने वाली संतति यानी आने वाली संतानों को प्रेरणा प्रदान की है। और इन नए आंदोलनों में इन कलाकारों का योगदान कई स्तर पर रहा है। इसके बावजूद वे व्यक्ति परक रहे, उनकी शैली अपनी ही रही। मतलब ये जो कलाकार हैं उन्होंने अपनी ही शैली ईजाद की, उनकी कलाकृतियों पर अपने पूर्व काल की विचारधारा का प्रभाव पड़ा। कला में घनवाद का जन्म एवं पोषण अमूर्त कला अपनी इसी शैली के कारण
प्रसिद्ध हुई। तो ये तो हमने इस पूरे चैप्टर की एक प्रस्तावना देखी है, जिसको हम बोलेंगे इंग्लिश में इंट्रोडक्शन। तो ये हमने पहले हिंदी में इंट्रोडक्शन देखा है। नाउ लेट्स सी इंग्लिश इंट्रोडक्शन। इंग्लिश का इंट्रोडक्शन देखते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कर दें, जल्दी से शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं वो मैं आप तक पहुँचाती रहती हूँ। इसके अलावा थोड़ा सा भी और है हमारा इसका इंट्रोडक्शन कि उसके कला चित्रों में अलग अलग स्तर पर उस समय का प्रभाव पड़ा तथा इसी कारण से प्रत्येक समय में चित्रित कृतियाँ जो हैं वो एक दूसरे से अलग हैं, भिन्न हैं, मतलब डिफरेंट दिखती हैं। अगर बात करें डाली की, तो डाली अति यथार्थवाद के काल में सबसे फेमस कलाकार हुए, सबसे प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं। उनका जीवन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, बहुत ही स्ट्रेंज यानी विचित्र रहा। अमूर्त कला का जो स्टार्टिंग थी वो वैसिली कांडिस्की के चित्रों से इसको माना जाता है। ठीक है, तो ये हमने इसका हिंदी में देखा है प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन। नाउ लेट्स सी इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, इंट्रोडक्शन ही कहेंगे भी प्रस्तावना को यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए, एन इम्पोर्टेंट फेज इन वेस्टर्न आर्ट बिगिन विद द फाउंडेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। ये जो वेस्टर्न आर्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज था जो कि वेस्टर्न आर्ट में देखा जा सकता था, उसकी शुरुआत हुई फाउंडेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट से। ठीक है, अदर आर्ट मूवमेंट्स फॉलोड एंड देयर वाज अ कंटिन्यूअस चेंज इन अंडरस्टैंडिंग आर्ट। जो अदर आर्ट के मोमेंट्स थे, जो दूसरे आर्ट मोमेंट्स थे, वो फॉलो किए गए एंड उनको जो है वॉज कंटिन्यूस चेंज अंडरस्टैंडिंग आर्ट। और कंटिन्यूस चेंज जो है अंडरस्टैंडिंग आर्ट में इस तरीके से दिखा। वी फाइंड द इन्फ्लुएंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट इन वर्क्स विच कैन नॉट बी रिलेटेड टू रियलिज्म। हम देख सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, द इन्फ्लुएंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को भी देख सकते हैं काफ़ी सारे वर्क्स में, जिसको जो है विच कैन नॉट बी रिलेटेड टू रियलिज्म, जिसको रियलिज्म से रिलेट नहीं किया जा सकता। एनी वर्क विच इज़ नॉन रिप्रेजेंटेशनल इज़ कंसिडर्ड एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। कोई भी ऐसा वर्क, कोई भी ऐसा काम, ठीक है, जो नॉन रिप्रेजेंटेशनल हो, समझा जाए मतलब जिसको, उसको एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कहा जाता है। Though abstract art, cubism and surrealism originated in West, it left a deep impression on Indian artists and generally influencing their many works. दो यद्यपि मतलब हालांकि जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है उस और जो क्यूबिज्म है और surrealism है, मतलब ये जो हमारे चैप्टर्स है जिस नाम से एब्स्ट्रैक्ट आर्ट हुआ, क्यूबिज्म हुआ, surrealism हुआ, ये तो ओरिजिनेट तो ये वेस्टर्न में हुए, वेस्ट में हुए, मतलब इनकी जो उत्पत्ति हुई वो वेस्ट कंट्रीज़ में हुई, लेकिन फिर भी इन्होंने एक डीप इम्प्रेशन छोड़ा इंडियन आर्टिस्ट पर भी और ग्रेटली इन्होंने इन्फ्लुएंस किया इंडियन आर्टिस्ट के काफ़ी सारे वर्क्स को भी। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। वेस्ली कैंडिस्की, साल्वाडोर डाली एंड पैब्लो पिकासो, ये नाम है। ये नाम किसके हैं मैंने आपको भी ऊपर भी बताया था। तो ये जो हैं तीनों आर्टिस्ट हैव लेफ्ट रिमार्केबल वर्क्स फॉर द फ्यूचर जनरेशन बाय आर्टिस्ट एज एन इंस्पिरेशन। ये जो वेस्ली कैंडिस्की हैं, साल्वाडोर डाली हैं, पैब्लो पिकासो हैं, इन्होंने एक बहुत ही रिमार्केबल जो है वर्क छोड़ा, बहुत ही रिमार्केबल काम किए इन्होंने फ्यूचर की जनरेशन के लिए ऑफ आर्टिस्ट एज एन इंस्पिरेशन के तौर पर इन्होंने बहुत सारा काम किया। Though there represented important faces in these new movements, they remained very individualistic. आगे है हमारा कि भाई जो है इस तरीके से इन्होंने जो है रिप्रेजेंट किया बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस को इन नए नए मूवमेंट्स के अंदर, और इन्होंने इंडिविजुअलिस्टिक जो है ये लोग रहे। हिज वर्क शोड द डिस्टिंक्शन फ्रॉम रियलिस्टिक वर्क ऑफ अर्लियर पीरियड्स। जो ये थे मतलब इनके जो काम थे उन्होंने डिस्टिंक्शन जो है शो किया फ्रॉम रियलिस्टिक वर्क ऑफ अर्लियर पीरियड को। Cubism originated along the lines of abstract art and Picasso became famous for his cubism painting and sculptures. बात करें क्यूबिज्म की, तो क्यूबिज्म जो है ओरिजिनेट हुआ किसके साथ, अलंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के साथ, और पिकासो जो थे वो बहुत ही फेमस जो है क्यूबिज्म पेंटिंग के बहुत ही फेमस वो एक आर्टिस्ट बन गए और स्कल्पचर्स के भी। His work showed the different periods and each period was distinct from the other. जो पिकासो थे उनके जो काम थे, जो भी उन्होंने वर्क किया वो बिल्कुल डिफरेंट पीरियड्स को जो है शो करता था, और जो भी पीरियड में वो काम करते थे वो दूसरे पीरियड से एकदम से डिफरेंट हुआ करता था, बहुत ही डिस्टिंक्ट हुआ करता था। ठीक है, तो ये हमने अभी इंट्रोडक्शन देखा है हमारे इस चैप्टर का, विच नेम इज़ क्यूबिज्म, surrealism एंड एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। नाउ लेट्स सी द पेंटिंग्स ऑफ द पीरियड। तो देख लेते हैं। हाँ जी, थोड़ा सा डाली के बारे में भी रह गया है। डाली हु हैड एवरी इंटरेस्ट एंड अनयूजुअल लाइफ वाज द मोस्ट फेमस अमंग द surrealism पेंटर्स।
डारी की बात करें, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और अनयूजुअल लाइफ को बिलोंग करते थे, बहुत ही एकदम इंटरेस्टिंग सी लाइफ वो जीते थे, है ना, स्ट्रेंज सी लाइफ वो जीते थे। वो भी मोस्ट फेमस थे इन सभी surrealism पेंटर्स के बीच में। द बिगनिंग ऑफ द फेस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट स्टार्ट्स विद द वर्क्स ऑफ वैसिली कैंडिस्की, ठीक है। और जो बिगनिंग हुई किसकी, बिगनिंग हुई फेस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की जो बिगनिंग हुई थी वो किसके वर्क से हुई थी, वो वैसिली कैंडिस्की के वर्क से हुई थी। तो आई होप ये इतना इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पेंटिंग विच नेम इज़ मैन विद वायलिन। तो पहली जो हम लोग की वो है पेंटिंग, इसमें हम लोग इस पढ़ेंगे मैन विद वायलिन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको हिंदी में देखेंगे, देन इसको हम इंग्लिश में देखेंगे, साथ ही साथ मैं आपको वो पेंटिंग्स भी शो करूँगी जिनके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ते जा रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, बिल्कुल स्किप ना करें। आई नो कि आपकी ये जो वीडियोस होती हैं थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती हैं आपकी पेंटिंग सब्जेक्ट्स की, बट मेरा जो मोटिव होता है कि एक ही वीडियो में आपको पूरा चैप्टर मैं कवर करा दूं, ठीक है। थंबनेल पर भी मैं लिख देती हूँ, एक ही वीडियो में आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा यहाँ से। थोड़ा सा पेशेंस रखें। बाकी जो है सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए डू सब्सक्राइब। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश के सिलेबस के लिए, कंप्लीट सिलेबस के लिए यू कैन चेक आउट माई अनदर चैनल विच नेम इज़ लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। तो लर्न इंग्लिश चैनल जो है वहाँ पर NIS के स्टूडेंट्स का स्पेशली इंग्लिश का पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट करा रही हूँ। तो लर्न इंग्लिश को एक बार ज़रूर विजिट करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स के लिए, चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन के लिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए भी। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, एक बार आप ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। और हाँ, एक चीज़ हो रहा है, अगर आपको PDF फाइल चाहिए इस पूरी वीडियो की, तो PDF फाइल के लिए यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको ना केवल वहाँ पर पेंटिंग की, साथ ही साथ जो आपके अदर सब्जेक्ट्स हैं उनकी PDF फाइल भी वहाँ पर ईजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो देख लेते हैं हमारा जो फर्स्ट पेंटिंग है मैन विद वायलिन। पहले आप डिस्क्रिप्शन को अच्छे से सुनिए, समझिए, उसके बाद PDF तो आपको मिल ही जानी है। सो गाइस, हम लोग का जो चैप्टर नंबर मतलब हमारी पेंटिंग 1 है मैन विद वायलिन है। तो देखिए शीर्षक का मतलब नाम क्या है इसका, वो है मैन विद वायलिन। माध्यम किस चीज़ से बनी है, कैनवास पर तेलिया रंग। समय यानी कब बनी थी, 1912 में। आकार आप देख सकते हैं 100 × 73 सेंटीमीटर। कलाकार किसने बनाया है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में बहुत आ जाते हैं कि मैन विद वायलिन कब बनाई, किसने बनाई, इसका जो है आकार कितना था, और अभी ये संकलन का मतलब अभी ये कहाँ पर है। तो फिलाडेल्फिया का कला संग्रहालय जो है वो अभी वहाँ पर ये मैन विद वायलिन है। तो इस तरीके से वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पेंटिंग किसने बनाई है। नाउ लेट्स सी, सामान्य विवरण के पढ़ लेते हैं इसके बारे में। जो मैन विद वायलिन है वो किसने, कब, कहाँ, कैसे और क्यों बनाई। तो देखिए, ये बनाई थी पब्लो पिकासो ने, जिनका जन्म 1881 में स्पेन के मालगा शहर में हुआ था। वो क्या थे, चित्रकार, मूर्तिकार थे, साथ साथ मृत्तिका शिल्पी भी थे। और अपने लंबे जीवन काल में पिकासो ने अमूर्त संरचना के सिद्धांतों का अनुसरण किया। प्रतीकवाद से बहुत प्रभावित थे, वो इफेक्टेड थे। नीली काल अवधि जिसको हम देख सकते हैं, जो कब से कब तक थी, नीली काल अवधि जो थी वो थी 1900 से 1902 के दौरान। पेरिस में उसने अपनी शैली ईजाद की। नीले कैनवास पर नीले और हरे रंगों की वजह से ये इसको नाम दिया गया। पिकासो ने अपनी गुलाबी काल अवधि जो थी, मतलब पहले नीली काल अवधि उनकी रही, ब्लू पीरियड, ठीक है, उसके बाद उनको पिंक पीरियड उनका आ गया। तो पिंक पीरियड जो था वो तो 1905 से लेकर 7 तक, तो ये काफ़ी इसमें इन्होंने प्रगति की, काफ़ी प्रोग्रेस किया। और इस समय के दौरान जो पिकासो थे उन्होंने मुख्य रूप से अपने चित्रों में गुलाबी रंग यानी पिंक कलर का इस्तेमाल किया, और इसके बाद उस पर अफ्रीकन कला का प्रभाव देखा गया। तो ये बात हो रही है पिकासो की। पिकासो का जन्म हमने देखा कहाँ हुआ, कैसे कैसे उन्होंने वर्क किए। मैन विद वायलिन उन्होंने जो है यहाँ पर पेंटिंग बनाई। थोड़ा सा भी वो भी हम लोग और पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक है। तो मैन विद वायलिन हम लोग का चल रहा है। तो देखिए 1915 से जो पिकासो थे अपनी घनवादी समय का विकास किया, जिससे उसे विश्व स्तर पर यानी पूरे वर्ल्ड में उनको जो है फेमस, उनको प्रसिद्धि मिली। घनवाद में मूल रूप से त्रिविमी आकार जो होते हैं उनके स्थान पर उन्होंने क्या, चौरस नमूने, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। तो देखिए घनवाद जो था उसमें उन्होंने त्रिविमी जो आकार होते हैं, ट्राइंगल एक तरीके से कह सकते हैं, तो उनकी जगह पर जो चौखुंटे यानी चौरस नमूने थे ना, और उनके रंगों के द्वारा उन्होंने चित्र बनाए। उन चित्रों में रंग जो थे एक दूसरे रंग को आंशिक रूप से ढक लेते थे, और इस तरीके से आच्छादन से विभिन्न आकार तथा मानवीय शरीर या फिर वस्तुओं को आगे पीछे से एक ही समय में देखा जा सकता था। तो पिकासो की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर अब बात कर लेते हैं मैन विद वायलिन, जो हमारी ये पेंटिंग है आपके सिलेबस में। तो मैन विद वायलिन जो है उस चित्र को 1912 में चित्रित किया गया, इसको बनाया गया। ये चित्र घनवाद के विश्लेषणात्मक अध्ययन की अच्छी मिसाल है, एक अच्छा एग्जाम्पल है।
वस्तुओं को विभिन्न हिस्सों में बांट दिया गया है और एक ही समय में चित्र में बहुत सारे विचारों को भी दिखाया गया है। इस युग के जो दूसरे चित्र थे उनकी तरह विभिन्न चित्रित आकारों को पहचाना जा सकता है, लेकिन सभी आकार घन के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। पिकासो ने आकार को एक नए तरीके से इस्तेमाल किया है। मानव आकृति जो हाथ में वायलिन पकड़े हुए है उसे विभिन्न ज्यामितीय आकारों में परिवर्तित कर दिया गया है। मतलब एक मानव की आकृति है, उसने हाथ में वायलिन लिया हुआ है, क्योंकि आपकी इस उसका नाम ही क्या है, मैन विद वायलिन, यानी वायलिन के साथ एक इंसान। तो मैन विद वायलिन, अभी मैं आपको ये पेंटिंग भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना बिल्कुल, अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो। तो लेकिन बहुत सारे टुकड़ों में इसको दिखाया गया है, और वो टुकड़े किस तरीके से हैं, एक मतलब प्रॉपर पेंटिंग ना अगर काफ़ी सारे टुकड़ों में मैन विद वायलिन को शो किया गया है, और ये बहुत सारे जो टुकड़े हैं वो ज्यामितीय आकार में हैं, ठीक है। इस चित्र में जो रंग प्रयुक्त हुए हैं वे इस युग के प्रतिनिधि रंग हैं। भूरे तथा हरे रंगों का मिश्रण एवं रंगत देखने ही बनता है। और इस युग में पिकासो के जो ज़्यादातर चित्र थे ना, वो इसी तरीके की टेक्निक और इसी तरीके के कलर्स का इस्तेमाल करके बनाए गए हैं। उसके अनुसार यथार्थ प्रकृति से भी ज़्यादा यथार्थ है। जो यथार्थ होता है ना, वो नेचर से भी ज़्यादा यथार्थ है। रंगों तथा अन्य साधनों के कुशल और असाधारण प्रयोग ने उसे 20वीं शती का सर्वप्रिय, मतलब सबसे ज़्यादा एक कहते हैं ना फेमस, या सबसे ज़्यादा एक प्यारा कलाकार बना दिया। और उसके सर्वोत्तम चित्रों में ग्युएर्निका कृति है। तो ग्युएर्निका जो है वो स्पेन के गृह युद्ध पर जो है आधारित है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा है किसके बारे में, मैन विद वायलिन जो हम लोग की ये पेंटिंग है जिसको बनाया है पाब्लो पिकासो ने। तो हमने पहले पाब्लो पिकासो के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, आप देख सकते हैं, चाहे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। देन हमने पढ़ा मैन विद वायलिन के बारे में, कब बनी, कैसे बनी, कौन कौन से कलर्स इसमें यूज़ हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। और अभी हम इसको इंग्लिश में देखेंगे, और इंग्लिश में देखने से पहले मैं आपको एक बार इसको दिखा देती हूँ। तो ये रहा, मैंने आपको देखो बताया था ज्यामितीय आकार में ये मैन विद वायलिन जो है इसको बनाई गई है। काफ़ी टुकड़े इसमें इस्तेमाल हुए हैं, पर्टिकुलर एकदम डायरेक्ट हम इसमें नहीं देख सकते कि किसी इंसान ने हाथ में वायलिन पकड़ी हुई है। तो अगर आपकी बुक में है तो ध्यान से आप उसको देखिएगा, मैंने यहाँ पर शो भी कर दिया है, एक बार और दिखा दूंगी। पहले इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। तो भाई हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक नहीं किया है। और बाकी ऑनलाइन क्लास के लिए, ऑनलाइन बैच में एनरोल करने के लिए हमारे ऐप को जल्दी से डाउनलोड कर लो, विच नेम इज़ PSC यानी पाई स्टडी सर्कल। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ आप इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत कम चार्ज हैं, और उसमें आप अपना पूरा सिलेबस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सेशन, सारी चीज़ आराम से कर लोगे। तो देखिए मैन विद वायलिन आप देख सकते हैं, टाइटल है इसका मैन विद वायलिन। मीडियम है ऑयल ऑन कैनवास, कैनवास पर तेलीय रंग से इसको बनाया गया है। 1912 में इसको बनाया। साइज इसका 100 × 73 सेंटीमीटर है। आर्टिस्ट इसके पाब्लो पिकासो हैं। कलेक्शन है फिला है आपका, ये फिलाडेल्फिया म्यूजियम ऑफ आर्ट में अभी इसको रखा गया है। जनरल डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। पाब्लो पिकासो जो बॉर्न हुए थे 1881 में, कहाँ पर, मालागा स्पेन में ये बॉर्न हुए थे। एक पेंटर थे, स्कल्पचर थे, और सीरेनिस्ट थे। थ्रू आउट हिज लॉन्ग लाइफ करियर, मतलब अपने इतने लंबे जीवन काल में पिकासो ने जो है प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉम्पोजिशन को फॉलो किया। हाईली इन्फ्लुएंस थे, किससे, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे सिम्बलिज्म से। और अपने जो है खुद के स्टाइल को उन्होंने जो है ही डेवलप्ड, उन्होंने अपना खुद का स्टाइल डेवलप किया पेरिस में, ठीक है। और पेरिस में अपना ये खुद का स्टाइल उन्होंने कब डेवलप किया, ड्यूरिंग हिज ब्लू पीरियड, अपने ब्लू पीरियड के दौरान, जो कि ब्लू पीरियड इनका रहा इनके जीवन का 1900 से 1902। और इस पीरियड को उन्होंने नाम दिया गया ब्लू ग्रीन टोन ऑफ हिज कैनवासेस। और पिकासो डेवलप्ड हिज रोज पीरियड, उसके बाद पिकासो का रोज पीरियड आया, मतलब गुलाबी जीवन काल है उनकी लाइफ का, जो कि था 1905 से 1907 तक। और इन दिस पीरियड ही यूज्ड मेनली पिंक कलर अपनी पेंटिंग्स में। इस दौरान इन्होंने ज़्यादातर पिंक कलर का इस्तेमाल किया। आफ्टर दिस पीरियड हिज वर्क्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द अफ्रीकन आर्टिफैक्ट्स। उसके बाद जो है उनके जो ज़्यादातर वर्क्स थे वो इन्फ्लुएंस थे अफ्रीकन मतलब कलर से, आर्ट से। फ्रॉम 1915 पिकासो जो है डेवलप्ड हिज क्यूबिस्ट फेज। अगर बात करें 1915 से, तो पिकासो ने अपना क्यूबिस्ट फेज डेवलप कर लिया, जो उनको बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में फेमस कर गया। क्यूबिज्म इज़ बेसिकली द ब्रेकिंग ऑफ द 3 डायमेंशियल फॉर्म्स इनटू फ्लैट एरियाज ऑफ पैटर्न एंड कलर्स। क्यूबिज्म की बात करें तो बेसिकली जो है ये 3 डायमेंशियल फॉर्म्स को जो है
फ्लैट एरियाज पैटर्न एंड कलर्स में जो है इस तरीके से ब्रेक कर देती है, ठीक है। ओवरलैपिंग एंड लाइकिंग सो दैट शेप्स एंड पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर सीन फ्रॉम द फ्रंट एंड बैक एट द सेम टाइम। और इस तरीके से जो मतलब ये जो ओवरलैपिंग और लिंकिंग जो करती है बॉडी के पार्ट्स को, ये जो शेप्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के, वो फ्रंट से और सामने से किसी भी एंगल से उनको सेम टाइम पर मतलब फ्रंट से भी देखा जा सकता है और बैक से भी देखा जा सकता है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए अच्छा ये है कि हिंदी ऊपर लिखी हुई है तो आप समझिए और एक बार और रिवीजन के लिए हिंदी में भी उसको पढ़िए, देन उसके वर्ड मीनिंग को आप कनेक्ट करिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के आप TMA जिसको आप असाइनमेंट बोलते हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिकल के सॉल्यूशन चाहिए, तो सभी वीडियोस हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जाकर देखिए और अपने सारे असाइनमेंट के सॉल्यूशन वहाँ से तैयार करिए। बिल्कुल कोई बेकार की चीज़ वहाँ पर नहीं है, बहुत अच्छे से आपके असाइनमेंट हमने तैयार करके अपलोड कर दिए हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि अगर आपको PDF फाइल चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के सॉल्व असाइनमेंट की या प्रैक्टिकल की, तो उसके लिए आप हमसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो 7303838500। यहाँ से हम आपको PDF फाइल प्रोवाइड करा देंगे। साथ ही साथ आप हमारे ऐप से जाकर भी जो है परचेज कर सकते हैं। PDF के लिए यू हैव टू पे चार्ज। बाकी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने असाइनमेंट और प्रैक्टिकल बनाने हैं, पूरे यूट्यूब पर हमारा एकलौता ऐसा चैनल है, एकलौता जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी वीडियोज़ फुल सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, चाहे TMA के सोल्यूशन हो चाहे प्रैक्टिकल के सोल्यूशन हो। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो मैन विद वायलिन हमने देख लिया है, डिस्क्राइब कर लिया है, और एक बार ये आप इसको और अच्छे से देख लीजिए ताकि आप थोड़ा सा जहन में आपके बैठ जाए। तो काफ़ी टाइम हो गया है, हमने जब अपना पेंटिंग का सिलेबस शुरू किया था और तभी से लगातार बच्चों के कमेंट्स आते हैं मैम 6 चैप्टर हो गए हैं, 7वां करा दीजिए। तो देखिए फिर अभी हमारे 2 चैप्टर मुश्किल से और बचेंगे और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ से, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मैन विद वायलिन जो है हम लोग का उसकी हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी ना हमने यहाँ पर तो खाली पिकासो के बारे में पढ़ा है। तो ऊपर जब हमने हिंदी में देखा था तो पहले इसके बारे में था, ऐसे बॉक्स बना हुआ, फिर इसका जनरल डिस्क्रिप्शन था, फिर मैन विद वायलिन के बारे में था, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम मैन विद वायलिन के बारे में देखेंगे, बात करें इस पेंटिंग की जो कि मैंने अभी आपको ये शो की है, मैन विद वायलिन। तो ये पेंटेड हुई थी 1912 में, ठीक है। तो आपको डेट्स भी ध्यान रखनी है, आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आंसर पूछ लिया जाता है। तो इट्स अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ एनालिटिकल क्यूबिज्म। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एनालिटिकल क्यूबिज्म का। ऑब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, क्योंकि इस पेंटिंग में क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट्स को पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है और जो डेपिक्ट कर रहे हैं डिफरेंट व्यू पॉइंट्स एट द सेम टाइम। मतलब जब आप देखोगे ना इस पेंटिंग को, तो इसमें ना सभी ऑब्जेक्ट्स को ना कई सारे पार्ट्स में ऐसे टुकड़ों में विभाजित कर दिया है, टुकड़े टुकड़े से हैं इस पेंटिंग में, जो एक सेम टाइम पर हम लोगों के बहुत सारे व्यू ऑफ पॉइंट को दिखाते हैं। हम कभी कुछ सोचते हैं कभी कुछ, ठीक है। Like any other painting of this period, forms are recognizable but broken down into cube-like forms. बात करें गाइज, यहाँ पर हम देख सकते हैं इसको लाइक एनी अदर जो पेंटिंग होती हैं इस पीरियड की, अगर इस पीरियड की दूसरी पेंटिंग्स को देखें तो ये रिकॉग्नाइजेबल है, इसको बहुत ध्यान से रखने योग्य है, लेकिन ब्रोकन डाउन करता है क्यूब लाइक फॉर्म्स में ये, ठीक है। आगे है पिकासो ट्राई टू यूज स्पेस इन अ न्यू वे। पिकासो ने ट्राई किया कि वो यूज़ करे स्पेस, मतलब स्पेस को यूज़ करे एक नए तरीके से। द ह्यूमन फॉर्म होल्डिंग द वायलिन इज़ ब्रोकन इनटू वेरियस जियोमेट्रिकल शेप्स एंड देन अरेंज टुगेदर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरी मतलब मैन विद वायलिन का। इसमें कहा गया है कि इसमें जो ह्यूमन है उसमें ना होल्ड कर रखी है वायलिन को, लेकिन वो टूटे हुए टुकड़ों में है, बहुत सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स में है, लेकिन फिर उसको एक जगह अरेंज करके इस पेंटिंग को तैयार किया गया है। तो टूटे हुए टुकड़े भी दिख रहे हैं ज्योमेट्रिकल फॉर्म में, लेकिन अरेंज भी वो दिख रहे हैं। द कलर्स यूज्ड आर टिपिकल ऑफ दिस पीरियड। जो कलर्स इसमें यूज़ हुए गए हैं इस पीरियड के टिपिकल हैं, यूजिंग द शेड्स ऑफ ब्राउन एंड ग्रीन्स। क्या शेड हैं इसके, ब्राउन्स और ग्रीन शेड्स हैं। मोस्ट ऑफ इस पेंटिंग जो है ड्यूरिंग दिस पीरियड, ज़्यादातर जो उनकी इस पीरियड के दौरान की पेंटिंग है वो आर मेड विथ सिमिलर टेक्निक। वो ज़्यादातर एक ही टेक्निक को ध्यान में रखकर बनाई हैं पब्लो पिकासो ने, और कलर्स को, ठीक है। तो जो भी उन्होंने अपने इस टाइम पीरियड में पेंटिंग बनाई हैं वो सिमिलर टेक्निक को यूज़ करके बनाए हैं, सिमिलर कलर्स को यूज़ करके बनाई हैं। इन दिस पेंटिंग देयर इज़ अ कंटिन्यूअस यूनिटी ऑफ फॉर्म एंड कलर। अगर इस पेंटिंग की बात करें तो लगातार एक यूनिटी दिखाई देती है फॉर्म और कलर की यहाँ पर।
फॉर हिम रियलिटी हैड अ डिफरेंट डेफिनेशन। अगर बात करें पब्लो पिकासो की तो उनके लिए रियलिटी एक डिफरेंट डेफिनेशन रखती है, ठीक है। ही डिफाइंड रियलिटी इन अ सेंस मोर रियल दैन दैट ऑफ नेचर। वो डिफाइन करते हैं रियलिटी को कि जो रियलिटी होती है सेंस मोर रियल दैन दैट ऑफ नेचर, तो नेचर से भी ज़्यादा रियल होती है। ही इज़ ब्रिलियंट एंड अनयूजुअल वे ऑफ handling paints and other materials made him most admired artist of the 20th century। और उनका जो ये बहुत ही डिफरेंट वे ऑफ पॉइंट था, जो उनकी ब्रिलियंट और अनयूजुअल वे ऑफ होल्डिंग पेंटिंग्स था ना, कि पेंटिंग को जिस तरीके से वो होल्ड करते थे और जो अदर मटेरियल्स जो है वो यूज़ करते थे, जिस तरीके से पेंटिंग्स बनाते थे, तो उसकी वजह से वो 20th सेंचुरी के काफ़ी एडमायर्ड आर्टिस्ट थे, काफ़ी उनको एडमायर किया जाता था, प्रशंसा की जाती थी। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट वर्क्स इज जुवेरियन बेस्ड ऑन स्पेनिश सिविल वॉर। और उनकी जो मतलब सबसे ज़्यादा जो है बेस्ट वर्क था वो ग्युएर्निका था, जो कि स्पेनिश सिविल वॉर को जो है बेस्ड, उस पर बेस्ड था। तो ये हमने मैन विद वायलिन को देखा है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी तक नहीं किया है तो। और इंग्लिश के सिलेबस के लिए डू विजिट माई अनदर चैनल विच नेम इज़ लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। नेक्स्ट देखेंगे गाइस हम लोग का परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी जो है आप लोग का। तो परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले शीर्षक है परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, माध्यम है कैनवास पर तेलिया रंग, समय है 1931 में बनी थी, आकार आप देख सकते हैं, कलाकार है सल्वाडोर डाली, संकलन यानी अब ये कहाँ है, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में ये है भी। इसके बारे में थोड़ा सा जनरल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। अति यथार्थवादी युग का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध कलाकार था ना, जिसको हम चित्रकार भी कह सकते हैं, वो कौन था, वो सल्वाडोर डाली था। उनके बारे में बात हो रही है। स्पेन के वो चित्रकार थे, लेखक थे, फिल्मकार हैं और उन्होंने अपने चित्रों में अति यथार्थवाद तकनीक का इस्तेमाल किया है। जिस कला की उन्होंने अपने युवा काल में महारत हासिल की थी ना, उसी का उन्होंने अपने आगे आने वाले जो है टाइम में उसमें भी उन्होंने इस्तेमाल किया। चित्र में आकार का थोड़े समय के लिए प्रयोग करने के बाद उसने अपनी कलाकृतियों में बेतुके, अरीतिक और विचित्र विषय और वस्तुओं का चित्रण किया। ठीक है, तो देखेंगे इनके बारे में भी बात करेंगे इनके इस चित्र की, जिसका नाम है परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी। तो ये अति यथार्थवाद आंदोलन का प्रतिनिधि चित्र है। चित्र में असज्जित यानी बिना पेड़ों के, मतलब एक ऐसा चित्र इन्होंने शो किया है जिसमें पेड़ तो है नहीं, लेकिन प्राकृतिक भूदृश्य है। भूदृश्य का मतलब भूमि का, पृथ्वी का एक दृश्य दिख रहा है बिना पेड़ों का, पेड़ वहाँ है नहीं, और बहुत ही शांति दिख रही है इस चित्र में। यह चित्र जो युद्ध के बाद की सिचुएशन होती है ना, उसको शो कर रहा है, जैसे कि युद्ध के बाद जो है बहुत ही शांति हो जाती है, मर जाते हैं लोग, ऐसा कुछ, जिसमें सारे मनुष्यों के मारे जाने की वजह से शून्यता व्याप्त है, मतलब बिल्कुल सब कुछ शांत है। इस चित्र में जीवन से संबंध यदि कुछ भी वस्तुएं हैं तो वे विलीन और लुप्त होती घड़ियां हैं। तो घड़ियां भी इस चित्र में शो की गई हैं, जो युद्ध के बाद जो है वो भी विलीन हो रही हैं और विलुप्त हो रही हैं। डाली गए इस चित्र में विलीन होती जो घड़ियां हैं ना, वही वास्तविक लगती हैं, वही एक्चुअल लगती हैं और मानव के अशांत और विक्षुब्ध मन को वो दर्शाती हैं। यही सब कुछ उसकी अन्य कलाकृतियों में देखने को मिलता है। डाली की अपनी शैली शास्त्रीय और स्पष्ट है, परंतु उसकी जो विषय वस्तु है उसके स्वप्नों या दुःस्वप्नों से, मतलब उसके जो सपने होते थे या जो उसके बुरे सपने होते थे, उनसे ली गई है, जो भी उसका मतलब सब्जेक्ट होता है उनकी पेंटिंग का। चलिए, तो यहाँ पर हमने देख लिया है किसके बारे में, परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी के बारे में। सल्वाडोर डाली ने इसको बनाया था। ठीक है, तो थोड़ा सा हमने पढ़ा है, पहले हमने डाली के बारे में पढ़ा, फिर परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी जो उन्होंने बनाया उसके बारे में पढ़ा। चलिए, अब इसको इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। बाकी अगर PDF फाइल चाहिए तो ज्वाइन कर लो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो देखिए, आप देख सकते हैं ये रहा हम लोग का। अभी मैं इसका चित्र मैं आपको दिखा देती हूँ पहले एक बार, परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी का। तो ये रहा आपका, ये चित्र है ही कुछ इस तरीके से कि आपको ये उल्टा दिख रहा होगा, बट इसी तरीके से है। तो परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी आप देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ भी है। तो इसमें क्या है, तो ये घड़ियां हैं कुछ, है ना, शांति है, ऐसा ही है ये चित्र बस। तो अभी हम इसको इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो लाइक कर दो जल्दी से। और हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम वाले सभी बच्चे स्टार्टिंग से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। प्रीवियस सभी लेक्चर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो देखिए, परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी सबसे पहले टाइटल है इसका। मीडियम है ऑयल ऑन कैनवास, यानी कैनवास पर तेलिया रंग से बनाई गई है। डेट यानी कब बनी, 1931 में। साइज़ यहाँ पर दिया गया है। आर्टिस्ट किसने इसको बनाया, सल्वाडोर डाली ने बनाया। ये सारी चीज़ आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए याद रखनी बहुत ज़रूरी है। कलेक्शन अब ये कहाँ है, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में ये रखी हुई है।
जनरल डिस्क्रिप्शन की बात करें तो सल्वाडोर जो डाली हैं इज़ द मोस्ट फेमस स्यूररिज्म पेंटर। तो काफ़ी फेमस स्यूररिज्म के पेंटर हैं ये। एक स्पेनिश पेंटर हैं, फिल्म मेकर हैं और राइटर हैं। इन्होंने अडॉप्ट किया हाईली रियलिस्टिक टेक्निक को अपने जब इन्होंने पेंटिंग बनाई, और ही कंटिन्यूड विद हिज प्रैक्टिस ऑफ ड्राइंग विच ही हैड मास्टर्ड इन हिज यूथ वाइल स्टडिंग। तो इन्होंने कंटिन्यू प्रैक्टिस जारी रखी अपने ड्राइंग की और महारत हासिल की उसमें, और ये जो स्टडी थी आने वाले आगामी जीवन में इनके काम आई। आफ्टर अ ब्रीफ पीरियड, और एक थोड़े से टाइम के बाद, अभी देखो बीच में मैंने इस पेंटिंग को लिया है, एक बार और आपको इसको दिखा देती हूँ एकदम क्लोज से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये रहा, ये घड़ियाँ हैं कुछ, और एक शून्यता को ये चित्र आपका दिखा रहा है, शांति है बिल्कुल इसमें। तो देखिए यहाँ पर है हम लोग का ये कि आफ्टर अ ब्रीफ पीरियड, के एक ब्रीफ पीरियड ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग विद फोम ही यूज्ड हिज ड्राइंग टू डेपिक्ट द वर्ल्ड ऑफ एब्सर्ड अनयूजुअल एंड स्ट्रेंज एलिमेंट्स। एक ब्रीफ पीरियड ऑफ एक्सपेरिमेंट्री के बाद उन्होंने ही यूज्ड हिज ड्राइंग, उन्होंने अपनी ड्राइंग को यूज़ किया डेपिक्ट करने के लिए वर्ल्ड ऑफ एब्सर्ड अनयूजुअल और स्ट्रेंज एलिमेंट्स को। अगर बात करें परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी की, तो ये 1931 में पेंटेड हुई, और एक फ़ाइन एग्जांपल है ऑफ स्यूररिज्म मोमेंट का। तो स्यूररिज्म मोमेंट का एक काफ़ी अच्छा एग्जांपल है, नमूना है। द बेयर लैंडस्केप एंड कामनेस डेपिक्ट्स द इन दिस पेंटिंग कुड बी रिगार्डेड एज लाइफ आफ्टर ऑल वॉर्स, आफ्टर ऑल ह्यूमन हैव डाइड। तो इस पेंटिंग के अंदर बेसिकली जो मेन चीज़ है, थीम है, वो क्या है, बिल्कुल उजाड़ और बंजर लैंडस्केप है, यानी दृश्य है वहाँ के, ठीक है। और बहुत ही कामनेस है, मतलब शांति है इस पेंटिंग के अंदर, और वो समझी जा सकती है इस पेंटिंग को, ऐसा समझा जा सकता है जैसे कि ना जब वॉर होता है, युद्ध होता है, तो उसके बाद जो शांति होती है, जैसे कि सभी इंसान मर गए हों, तो इस तरीके से पेंटिंग शो कर रही है। द ओनली ऑब्जेक्ट इन द पेंटिंग दैट गिव लाइफ एंड विच कैन बी एसोसिएटेड विद पीपल आर द मेल्टिंग क्लॉड्स। केवल एक ही इस पेंटिंग के अंदर ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि दिखाता है, थोड़ी बहुत लाइफ को दिखाता है, या फिर जो कि एसोसिएट करता है लोगों को, वो क्या है, मेल्टिंग क्लॉक्स। जो मेल्टिंग क्लॉक्स हैं, घड़ियां हैं, वो हैं केवल। तो देखिए ये रही आपकी जो क्लॉक्स है, मेल्टिंग का मतलब ये पिघल रही हैं, बिल्कुल शेप नहीं है इनका घड़ियों का, आप देख सकते हैं। तो मेल्टिंग क्लॉक्स जो हैं वही थोड़ा सा यहाँ पर शो कर रही हैं। So in this painting the melting clocks look very realistic and create the sense of disturbed mind which we all see in most of his paintings। अगर बात करें इस पेंटिंग की, तो जो मेल्टिंग क्लॉक्स है ना, वो बहुत ही रियलिस्टिक दिख रही हैं, और वो क्रिएट करती हैं कि सेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूट माइंड को, जो कि विच वी ऑल सी इन मोस्ट ऑफ हिज पेंटिंग, जो हम ज़्यादातर उनकी पेंटिंग्स पे देख सकते हैं, हम सभी देख सकते हैं। डालीज ओन स्टाइल वॉज अकेडमिक एंड प्रेसाइज बट हिज सब्जेक्ट मैटर वॉज फ्रॉम हिज ड्रीम्स और नाइटमेयर्स। अगर हम डाली ने जो सब्जेक्ट मैटर इस्तेमाल किया है, मतलब जो उन्होंने स्टाइल इनकी पेंटिंग में यूज़ किया है ना, वो अकेडमिक है और प्रेसाइज है, लेकिन जो उन्होंने सब्जेक्ट उठाया है पेंटिंग्स के थ्रू, वो उनके खुद के या तो सपनों से लिया गया है, जो वो सपने देखते थे, या फिर जो वो बुरे, यानी नाइटमेयर्स जिनको बोलते हैं, जो बुरे सपने वो देखते थे, उनसे लिया गया है। द अनकन्वेंशनल ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन डालीज पिक्चर्स हैज़ अ सिम्बलिक मीनिंग। जो अनकन्वेंशनल ग्रुपिंग है ना ऑब्जेक्ट्स की, चीज़ों की, वस्तुओं की, जो उसमें दिखाई गए हैं डाली की पिक्चर्स में, उनकी एक सिम्बलिक मीनिंग है कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी को हमने यहाँ पर देखा है। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एक बारी और आपको दिखा देती हूँ, ये रहा। तो हम लोगों ने अभी अपनी दूसरी पेंटिंग को अच्छे से डिस्कस कर लिया है, विच नेम इज़ परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी। तो देख सकते हैं आप लोग, तो डाली ने इसको बनाया है। तो लास्ट एंड फाइनल जो हम लोग का टॉपिक है इस पूरे चैप्टर में, वो है ब्लैक लाइंस। तो काफ़ी इजी है, ये ज़्यादा टफ नहीं पड़ेगा आपको। शीर्षक ब्लैक लाइंस है इसका, माध्यम है कैनवास पर तेलिया रंग, समय दिसंबर 1913 में बनाई गई थी, आकार 4 फीट 3 इंच गुणा 4 फीट 3 इस तरीके से 1 बटे 4 इंच। इसको बनाया किसने है, मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो ब्लैक लाइंस है ना, मतलब काली लाइंस जो हैं, वो वैसिली कांडिस्की ने बनाई हैं। संकलन तो अब ये कहाँ पर है, सोलोमन आर गुगिंघम म्यूजियम, यानी न्यूयॉर्क में अभी भी है।
सामान्य विवरण देख लेते हैं ब्लैक लाइंस के बारे में। तो देखो, वैसिली कांडिस्की, जिनका जन्म हुआ 1866 में रूस में हुआ, अपने टाइम के बहुत ही फेमस कलाकार थे, सिद्धांतवादी माने जाते थे। कांडिस्की अमूर्त कला के जन्मदाताओं में से एक हैं, आपको ध्यान रखना है। तो अमूर्त कला के जन्मदाताओं में से ये एक हैं। उसने ससरादृश्यक मूलक कला को 3 मुख्य श्रृंखलाओं में या फिर श्रेणियों में बांट दिया था। तो उन्होंने जो है असरादृश्यक मूलक जो कला होती है ना, कौन सी श्रेणियों में बांटा, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है किसने बांटा और कौन कौन सी श्रृंखलाओं में। तो प्रभाववाद है पहली, दूसरी है काम चलाओ प्रबंध और तीसरी है संयोजन कला। तो देखो, उसके चित्र जो होते थे ना, ठीक है, तो उसके चित्र अमूर्तीकरण और ज्यामितीय विचारधारा का मिश्रण थे। उसके चित्रों में किसकी बात हो रही है यहाँ बात हो रही है वैसिली कांडिस्की। तो वैसिली कांडिस्की जो थे, उनके चित्र में अमूर्तीकरण थे, ज्यामितीय विचारधारा, इनके सभी के मिक्सचर देखने को मिलते थे। उनके चित्रों में अकम्पनीड कॉन्ट्रास्ट, येलो अकम्पनीमेंट और एंगुलर स्ट्रक्चर, ये जो 3 चित्र थे, मतलब इस नाम के जो 3 चित्र थे, बहुत प्रभावशाली हैं। उनके चित्रों का कलाकार की आगामी पीढ़ी पर, आने वाली जनरेशन पर काफ़ी इफेक्ट पड़ा। ब्लैक लाइंस की बात करें, ये जो चित्र है, ये कांडिस्की ने 1913 में बनाया। जैसे कि चित्र के शीर्षक से, मतलब इसके नाम से भी हमें पता चलता है कि इसके अंदर ब्लैक लाइंस देखने को मिलेंगी। तो ऐसा लगता है कि ये जो रेखाएं हैं, जो लाइंस हैं, काले रंग से खींची गई हैं और इस संयोजन में व्यवस्था के हिसाब से चित्र के एक विशेष कॉर्नर में खींची गई रेखाओं से एक अलग ही अर्थ निकलता है, इसकी एक अलग ही डेफिनेशन निकलती है। बात करें इस युग में बने अन्य चित्रों की तरह, उसके चित्रों में सरलता है, शुद्धता है, शुद्ध रेखा लेख ऐसे चित्रित किए गए हैं और वो ऐसे लगते हैं, मतलब इतने ज़्यादा सरल और शुद्ध रेखा लेख ऐसे लगते हैं मानो कंकाल में मांस हो ही नहीं, मतलब कंकाल तैयार कर दिया हो लेकिन उसके ऊपर मांस ही नहीं है। रंगीन धब्बे ऐसे लग रहे हैं मानो उन्हें ब्रश से नहीं, बल्कि जो है बड़े बड़े हाथों की उंगलियों से जो है ऐसे ही बस खींच दिया हो, इतनी गाढ़ी गाढ़ी लाइंस हैं। ये धब्बे चित्र में खींची गई रेखाओं और उनके प्रभाव से बहुत ज़्यादा मेल खाते हैं। कांडिस्की के लिए रेखाएं, आकार और रंग, इनका अपना ही अलग अर्थ होता था और वे अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से प्रयोग में आती हैं। जो कांडिस्की के ज़्यादातर चित्र हैं, उनमें खींची गई रेखाएं अपूर्ण हैं, यानी पूरी नहीं हैं और ऐसा लगता है मानो अपनी ही उनकी ज़िंदगी है। अपने जीवन के अंतिम भाग को उन्होंने पेरिस में गुजारा। बात किसकी हो रही है? कांडिस्की की बात हो रही है। अपने लाइफ के लास्ट टाइम को उन्होंने पेरिस में गुजारा और 1944 में उनकी डेथ हो गई। तो ये हमने देखा है। देखिए, तो उनके बारे में, वैसिली कांडिस्की के बारे में पढ़ा, कब कैसे कहाँ पैदा हुए, किस तरीके के चित्रकार थे, ठीक है। और ये ब्लैक लाइंस के बारे में पढ़ा है और आगे अभी हम इसको इंग्लिश मीडियम में देखने वाले हैं। सो गाइस, देखिए, ब्लैक लाइंस जो है, टाइटल है ब्लैक लाइंस, ऑयल ऑन कैनवास से बनाया गया है, दिसंबर 1913 को बना था और आर्टिस्ट वैसिली कांडिस्की हैं, सैल्मोन, और यहाँ पर इस म्यूज़ियम में रखे हुए हैं न्यूयॉर्क में। जनरल डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ब्लैक लाइंस जो है वो कांडिस्की ने बनाया था ईयर 1913 में। As the name suggests, the lines look as if they were part on with Indian link, but actually black paint was used. और जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है और देखने में भी ऐसा लगता है जैसे कि इंडियन इंक, भारतीय इंक का इस्तेमाल करके एक काली लाइन खींची गई हूँ, लेकिन एक्चुअल में जो है इनके लिए ब्लैक पेंट इस्तेमाल हुआ था, ब्लैक पेंट से इनको बनाई गई थी। In this composition, group of lines in a particular corner added different meaning according to the arrangement. अगर हम बात करें, ये जो composition है जिसमें बहुत सारी ग्रुप ऑफ लाइन है, पर्टिकुलर कॉर्नर में है, तो ये बहुत सारी डिफरेंट मीनिंग शो करती हैं अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। तो मैं भी आपको एक चित्र दिखा देती हूँ, आखिर ब्लैक लाइंस हो रहा है, कौन सा चित्र है। तो देखिए, ये रहा, ये भी अपने आप में एक मास्टरपीस था। ब्लैक लाइंस वैसिली कांडिस्की ने इसको बनाया और ब्लैक लाइंस ही हैं, इसमें आप देख सकते हैं। वैसे ब्लैक क्या, इसमें तो कई सारे कलर हैं, तो ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि बस ऐसे ही हाथ से इधर उधर छींटा छाटी कर दी है। बट चलिए, पेंटर अपने हिसाब से कुछ ना कुछ बनाते थे और मास्टरपीस होता था जो भी वो बनाते थे। कुछ होगा इसमें, तभी इतना कुछ फेमस है कि हमारे सिलेबस में रखा गया है ना। जिसको मेरी बात से कनेक्शन हो रहा हो फिर वो कमेंट करके बताना। तो पेंटर्स की अपनी ही दुनिया होती है, अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपना नज़रिया होता है चीज़ों को देखने का, उसी हिसाब से लोग बनाते थे, अभी भी बनाते हैं वैसे। एंड वी शुड रेस्पेक्ट देम कि वो लोग इतना अच्छा काम करते हैं, अपनी कला को दिखाते हैं। चलिए, वो तो हो गया अलग की बात, अभी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, ये अरेंजमेंट है लाइंस की, ब्लैक लाइंस की। आप अपनी बुक्स में भी इनको अच्छे से देख सकते हैं, इफ़ यू हैव बुक्स, ठीक है। तो देखिए, अगर हाँ एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपके पास बुक नहीं पहुंची हैं तो आपको हमारे ऐप पर PSC पाई स्टडी सर्कल पर फ्री स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। तो स्टडी मटेरियल आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ठीक है, आपकी बुक्स वगैरह
फ्री में आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट की हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम की सभी स्टडी मटेरियल सभी बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपको पता है जो सिचुएशन है कंट्री की, उसमें काफ़ी सारी बुक्स जो है बच्चों को नहीं मिल पाती, तो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा हमारे ऐप का लिंक। तो देखो, लाइक अदर पेंटिंग्स ऑफ दिस पीरियड हिज वर्क शोड सिंप्लिसिटी एंड प्योर डायग्राम्स एज इट स्केल्टम्स हैव नो फ्लैश ऑन इट। और जैसे कि उनकी अदर पेंटिंग्स होती थी ना इस पीरियड की, तो उनके काम में भी ये शो हो रहा था कि बहुत ही सिंपल सा उन्होंने काम किया है, प्योर डायग्राम्स उन्होंने यूज़ किए हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि भी किसी हड्डी पर जो है मांस ना हो किसी की हड्डी पर। तो द कलर्ड स्पॉट्स लुक एज इफ इट अप्लाइड बाय फिंगर्स ऑफ अ जायंट हैंड, नॉट ब्रशेस। और जो एक कलर है ना, इनको देखने में ऐसा लग रहा है कि ब्रश का इस्तेमाल ना करके बड़ी बड़ी उंगलियों का इस्तेमाल करके इनको ऐसे ही फैला दिया गया है ना, जायंट हैंड्स, लगता है ब्रश से नहीं ये बनी है। दे गो वेल विद द लाइन्स एंड इट्स इफेक्ट्स। और बस ऐसे ही अच्छे तरीके से लाइन्स और इफेक्ट्स के साथ ये लग रही हैं। For Kandinsky, line, shape and color all had their own meaning and function freely within the area. कांडिस्की की बात करें तो उनके हिसाब से जितनी भी लाइंस होती हैं, शेप्स होती हैं, कलर्स होते हैं, उनका अपना ही मतलब होता है, अपना ही फंक्शन होते हैं, ठीक है। फ्रीली वो जो है अपने एरिया में काम करती हैं जितनी भी लाइंस हम खींचते हैं। इन मोस्ट ऑफ हिज पेंटिंग लाइन्स आर स्केचेस एंड लुक एज इफ दे हैव लाइव्स ऑफ देयर ओन। उनकी जितनी भी पेंटिंग्स हैं उनमें सभी में ऐसा लगता है जो लाइन्स उन्होंने खींची हैं, जो स्केचेस उन्होंने बताए हैं, वो अपनी ही ज़िंदगी जीते हैं, अपनी ही शर्तों पर अपने हिसाब से चलते हैं वो लाइन्स। ही स्पेंड लास्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन पेरिस वेयर ही डाइड इन 1944। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का लास्ट टाइम पेरिस में स्पेंड किया, जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई 1944 में। तो विद दिस हमने अपना जो है ये देख लिया है, जो लास्ट की हम लोग की पेंटिंग थी, 3 पेंटिंग्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली सभी वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को दबा करके जाएँ, सभी लेटेस्ट अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। साथ ही साथ प्रीवियस लेक्चर्स के लिए, प्रीवियस चैप्टर्स के लिए डू वॉच डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सभी वीडियोस का लिंक सीरियल वाइज मिल जाएगा। पेपर की वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लर्न इंग्लिश चैनल को विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वहाँ पर आपका इंग्लिश का सिलेबस अच्छे तरीके से आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। तो लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। PDF चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, और ऑनलाइन बैच में आपको अगर ज्वाइन करना है, आपको फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए अपना, तो उसके लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें, विच नेम इज़ PSC यानी पाई स्टडी सर्कल। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सॉल्व असाइनमेंट, सॉल्व प्रैक्टिकल, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। चलेगा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताएं, अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। बेस्ट ऑफ लक, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, लर्न कीप स्टडीइंग इन पाई स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।